हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आप लोगों की डिमांड पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका है किसका? चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिलेबस बताया था ना, उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट था इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ही नहीं, उसके बाद में फॉरफीचर ऑफ शेयर भी इसमें शामिल था। एंड फॉरफीचर जो शेयर करेंगे उसको री इशू भी इसी में करेंगे, तो री इशू ऑफ शेयर्स। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स। अब जो लोग क्लास 12th के अंदर अच्छे से पढ़े होंगे कंपनी अकाउंट को, उनको तो पता होगा भी कंपनी क्या होती है, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ, थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी कंपनीज होती हैं, अधिकतर मैं यहाँ पर बात करूंगा, एग्जांपल्स लूंगा पब्लिक कंपनीज का, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक के अंदर शेयर्स इशू कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी को जब भी किसकी जरूरत होती है, फंड की, कैपिटल की, मनी की, पैसे की जरूरत होती है, तो वो शेयर इशू करती है पब्लिक के अंदर। कहाँ इशू करती है? पब्लिक में शेयर इशू करती है। ओके, और पब्लिक में लोग शेयर्स खरीद लेते हैं और बदले में कंपनी को पैसा दे देते हैं। उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो इन शेयर होल्डर्स को मिलता है। ऐसा ही होता है ना? अगर आप अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा करना ही क्यों, कंपनी जाके बैंक से लोन ले ले। तो भैया अगर बैंक से लोन ले लेगी तो उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर फ्री में भी पैसा यूज कर सकते हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पर दे रही है ओनरशिप। ओनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब प्रॉफिट में हिस्सा तब मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, या फिर ये ओनर बन गए हैं, ये प्रॉफिट नहीं भी ले सकती, बोल सकते हैं भैया इस साल हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, वापस ही कंपनी में पैसा लगा दो, तो कंपनी को फ्री का पैसा मिल जाता है यूज करने के लिए। हाँ, इसके बदले में ओनरशिप जरूर ट्रांसफर हो जाती है। इससे इनको भी बहुत सारे फायदे, इनको भी बहुत सारे फायदे हैं, तो फिर लोन के चक्कर में काय को पड़ना। ओके जी, तो चलिए यहां होता क्या है कि कंपनी जब भी पब्लिक इशू लेके आती है, जिसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, तो जब भी पब्लिक इशू लेके आती है तो कंपनी सबसे पहले इशू करती है पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस है ना। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना हो ना कि कंपनी क्या होती है क्या नहीं होती है, तो सीधा हमारे इस चैनल पर या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में भी जाके लिख सकते हो कंपनी लॉ बाय CWG फॉर बीकॉम। अपना जो चैनल नाम है ना, कंपनी लॉ बाय CWG फॉर बीकॉम या कंपनी लॉ चैप्टर नंबर फर्स्ट आ जाएगा अपना चैप्टर। उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने पूरी कंपनी के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली पूरा सब कुछ बता रखा है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं वो तो सब मुझे आता है, मुझे तो फटाफट एंट्री बताओ सर, तो आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इस प्रॉस्पेक्टस होता क्या है? प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है। जी हाँ, जैसे ये आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे ना, किसका, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे ना, है ना, साबुन का, क्रीम का, ये का, वो का, है ना, तो वो सारे एडवर्टाइजमेंट किसके होते हैं? प्रोडक्ट बेचने के लिए। यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं किया जाता, शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में, इशू के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक में देने के लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे समझ सकते हैं। क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी शेयर इशू कर रही है? अब कल अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो पहले प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट इशू करती है, वेबसाइट पे करती है अपनी, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे भी भेजती है, और इसके अलावा जो है आपके न्यूज़पेपर में भी इशू करती है। तब लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर कंपनी एक डेट दे देती है, उस डेट पर कंपनी करती है शेयर इशू। क्या करती है? शेयर इशू। शेयर होता क्या है सर? शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है। व्हाट इज शेयर? शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है। आजकल ये डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए डीमैट अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे पैसे रखने के लिए हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, ऐसे अगर आप शेयर है आपके पास में तो उसको रखने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे पैसे रखने के लिए हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, ऐसे अगर आप शेयर है आपके पास में तो उसको रखने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। आजकल डिजिटली होता है, बहुत सारी ऐप के अंदर, बहुत 2 मिनट में आप खोल सकते हैं। ओके जी, तो ये जो शेयर होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, और ये मान लेते हैं एक शेयर 100 रुपए का है हमारे इस केस के अंदर। अब कंपनी जो है यहाँ पर शेयर इशू कर रही है टोटल 50,000 शेयर इशू कर रही है, और एक शेयर कितने रुपए का है? यहाँ पर 100 रुपए का है। तो कंपनी के पास में अच्छी खासी कैपिटल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, है ना, सही है ना। 4 5 6 जीरो लगा दिए, बिल्कुल, तो कैपिटल आ गई कंपनी के पास, 50 लाख रुपए का पैसा आ जाएगा कंपनी के पास में। क्यों? क्योंकि जो भी बंदा इस शेयर को परचेज करेगा, खरीदेगा, है ना, वो कंपनी को पैसा देगा, क्योंकि एक शेयर की रेट क्या है? 100 रुपए है। तो टोटल ऐसे डॉक्यूमेंट कितने? 50,000। तो 50,000 क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर। हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा बेटा, मैं पूछूंगा नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फेस वैल्यू, जिसपे शेयर इशू हो रहा है, या इशू प्राइस भी बोल सकते हैं। ये क्या है सर? इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर
कैपिटल, यस ओके। अब होगा क्या सर, लोग इस शेयर्स को परचेज कर लेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, और उसके बाद में जो पैसा है 50 लाख रुपए वो इनको पेमेंट हो जाएगा। तो कंपनी के पास में कितने आ जाएंगे, जितने के शेयर इशू किए यानी कि 50 लाख रुपए। कंपनी इससे क्या करेगी, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये शेयर इशू किए गए हैं उस उद्देश्य के लिए इन पैसों का यूज किया जाएगा। ओके जी। बिजनेस एक्सपांशन में हो सकता है, लोन पेमेंट में हो सकता है, बहुत सारे चीजें हैं जिनमें ये यूज किया जाएगा। ओके ठीक है सर, ये कौन है बंदे जिनके पास अब शेयर कंपनी से ट्रांसफर होके अब इनके पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये बन गए कंपनी के शेयर होल्डर। अब कोई बोले सर शेयर होल्डर इतने सारे, हाँ जी, पब्लिक कंपनी के अंदर कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने खरीदे हैं 10 शेयर, कितने खरीदे हैं 10 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो मेरे पास, मैंने कितने कंपनी में पैसे लगाए, 10,000 रुपए, तो मेरे पास 10 शेयर है। तो मैं 10 शेयर के लिए कंपनी में क्या हूं, एक 10 शेयर के लिए मेरा कंपनी में राइट है, और बहुत कम परसेंटेज के अंदर मैं ओनरशिप होल्ड करूंगा। कोई बंदा जो है 5,000 शेयर होल्ड कर दे तो वो मेरे से बड़ा ओनर हो गया, किसी के पास 10,000 शेयर है तो वो और बड़ा ओनर हो गया। तो जिसके पास जितने शेयर्स वो उतना बड़ा ओनर। ओके जी, ठीक है। अब शेयर होल्डर को सर क्या मिला, इनका तो पैसा यहां लग गया, इनके पास तो एक डॉक्यूमेंट आ गया, अब उससे इनको मिलेगा क्या। भैया दो चीजें मिल सकती है। फर्स्ट, कंपनी की तरफ से जो है इनको मिलता है डिविडेंड। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हो सकता है कंपनी इनको इसके बदले में क्या दे, डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड जो है प्रॉफिट का हिस्सा होता है। कंपनी अपनी जब बिजनेस करती है, सेल्स करती है, तो उसमें सारे खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में बंटवारा किसमें हो जाता है, इनमें। इसको बोलते हैं डिविडेंड। सर ऐसा दिया जाएगा ही जाएगा, कॉन्सेप्ट ऐसा है, कोई कंपनी देती है कोई नहीं देती है। कई बार शेयर होल्डर ओनर मिलकर ही बोल देते हैं भैया हमको प्रॉफिट मत दो, आप जो है डिविडेंड मत दो, पैसा वापस बिजनेस में लगा दो, बिजनेस बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। चीजें बहुत है बताने के लिए, लेकिन फिर मैं लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता, सीधा आ जाते हैं हम शेयर इशू की ओर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिस्टम है क्या। अब बहुत सारे चार्ट्स बनवाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लोर करने में। इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स जो इशू किए जाते हैं, हाँ, वो 2 तरीके से किए जा सकते हैं या 3 तरीके से। पहले 3 थे, अभी 2 कर दिए। देखो इशू ऑफ शेयर्स जो है वो कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं। एक शेयर इशू किए जा सकते हैं एट पार, एक शेयर इशू किए जाते हैं ऑन डिस्काउंट, ठीक है, और एक शेयर इशू किए जाते हैं ऑन प्रीमियम या एट प्रीमियम। अब ये है क्या, तो बेटा यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक होती है फेस वैल्यू, नाम सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कोई भी शेयर कितने रुपए का है वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। 100 रुपए इसकी क्या थी, फेस वैल्यू, ठीक है। और एक होती है इशू प्राइस, कई बार ये सेम हो सकती है, कई बार ये अलग भी हो सकती है। एट पार का मतलब ये होता है कि शेयर है 100 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, यानी कि वो है 100 रुपए का, और कंपनी उसको इशू भी मार्केट में कितने में कर रही है, 100 रुपए में कर रही है। इसको बोलते हैं शेयर इशू करना एट पार। फिर आता है ऑन डिस्काउंट, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है कितने रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपए का, 100 रुपए वाला शेयर, और इशू कर रही है 100 रुपए से कम, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 90 रुपए में इशू कर रही है। तो यहां पर ये क्या हो गया, शेयर किस पे इशू हो गए, डिस्काउंट पे इशू हो गए, क्योंकि 100 रुपए की चीज कितने में दी जा रही है, 90 रुपए में दी जा रही है। तो ये 10 रुपीज का क्या हो गया, ये 10 रुपीज का हो गया डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। 10 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि 100 की चीज कितने में दे दी, 90 में, तो लॉस हुआ ना। हाँ, इसको लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट एज पर नॉमिनल रूल। बट यहां पर एक मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो क्या हो गया वो मैं बताऊंगा आपको जरूर, लेकिन पहले हम प्रीमियम समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, वरना कुछ बच्चों को आता, नीचे कमेंट कर देंगे सर डिस्काउंट पे तो इशू कर ही नहीं सकते। अगर बताते हैं तुम्हारे काम की चीज बताएंगे। देखो यहाँ पर प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब हो गया 100 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, और इशू प्राइस है मोर देन 100। तो यहाँ पर 110 रुपए में हमने शेयर को इशू कर दिया। तो 100 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 110 रुपए में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ 10 रुपए का क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया। इसको ही बोलते हैं प्रीमियम। और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। बट बाटा यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और है, वो चीज ये है कि कंपनीज एक्ट, पहले तो ऐसा होता था जब पुराना कंपनीज एक्ट 1956 लगता था, मैंने पढ़ रखा है उसको, ठीक है। तो वो जब लगता था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नया जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, आज से 10 साल पहले, तब उन्होंने बोला भैया आप एट पार तो इशू कर सकते हो, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हो। तो आज के टाइम में शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। बट एक शेयर ऐसा है, एक टाइप ऑफ शेयर्स के अंदर एक शेयर ऐसा आएगा जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, वो शेयर है आपके स्वेट इक्विटी शेयर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या हम शेयर्स को, शेयर इक्विटी शेयर्स, क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, तो आपको आंसर लिखना है नो, हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बट एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा शेयर है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, उसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम सीधा आगे। अब देखो हमारे जो शेयर्स है उसके लिए, ये देखो मैं चार्ट नंबर, ये कौन सा था, ये था चार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है।
ये चार्ट नंबर कौन सा था बेटा, ये चार्ट नंबर फर्स्ट था। ऐसे चार्ट बनवाऊंगा तो आपका ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ट नंबर सेकंड है हमारा इशू ऑफ शेयर का, ठीक है। तो चार्ट नंबर सेकंड देखो क्या है, चार्ट नंबर सेकंड बहुत अच्छा है, वैसे सारे चार्ट अच्छे होंगे, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो खराब होगा। खैर समझिए ये क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे कोई कंपनी है वो शेयर इशू करना चाहती है, इशू कितने करना चाहती है, वो शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है। अब चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, लेकिन वैसा होना भी तो चाहिए। तो यहां पर कंपनी जो है वो शेयर कितने इशू करना चाहती है, 1 लाख शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने कर लिए, पब्लिक ने कितने शेयर खरीदने के लिए पब्लिक राजी हो गई। क्या जरूरी है कि 1 लाख के 1 लाख शेयर खरीदने के लिए पब्लिक राजी हो जाएगी, है ना, क्योंकि पब्लिक में कौन कितना अप्लाई कर रहा है किसको पता है। जब कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस आ जाएगी तब पता चलेगा ना कि कितने शेयर इशू हो रहे हैं। तो भैया शेयर जो इशू हो रहे हैं, जो इन्विटेशन इतना था, ये था इन्विटेशन टू पब्लिक 1 लाख, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने कर लिए, यानी कि एक्सेप्ट कितनी कर ली, एक्सेप्ट या अप्लाइड कितने के लिए कर लिया। तो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1 लाख शेयर के लिए। तो इस केस में बेटा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जनरल एंट्री करेंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, डायरेक्ट जनरल एंट्रीज। ओके, ये आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो हम पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन है कौन सा। ओके, तो यहां बहुत सिंपल था बंदा, सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि जितने के लिए कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उतने के लिए क्या आ गई, उतने के लिए ये एप्लीकेशन आ गई, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड भी हो गई, 1 लाख के लिए इशू भी करना चाहती है 1 लाख, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट जनरल एंट्री करेंगे। बट यहां पर इन्विटेशन भेजा कंपनी ने 1 लाख रुपीज का, कि 1 लाख शेयर्स का, रुपीज का क्या, 1 लाख शेयर्स का इन्विटेशन भेजा। भाई कंपनी जो है 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, बट जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई मोर देन 1 लाख। अरे वाह, मोर देन 1 लाख शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा आ गई। 1,20,000 1,50,000 लोग खरीदने चाहते हैं, बट कंपनी के पास शेयर्स कितने, 1 लाख, और एप्लीकेशन आ गई, खरीदने वाले आ गए 1 लाख से ज्यादा। तो इसको बोलते क्या है, सबसे पहले इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले तो ये समझ लो, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओके जी, फिर कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग की गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाती है, या कुछ बढ़िया धंधा बंदा सेट हो जाता है, रिश्ता चाहिए एक आ जाते हैं, एक से ज़्यादा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ तो एक ही चाहिए था, एक ही रिश्ता आ गया, बढ़िया, ठीक है भैया। तो मोर देन 1 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और इस केस में हम डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं करेंगे, इस केस में बनेगी प्रो रेटा टेबल। पहले क्या बनेगी, प्रो रेटा टेबल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। यस, तो पहले प्रो रेटा टेबल बनेगी, फिर हम जनरल एंट्रीज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहां पर कंपनी शेयर इशू करना चाहती थी 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो गई, अब देखना, लेस देन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख से कम एप्लीकेशन रिसीव हो गई। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन लिख देता हूं मैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, ठीक है, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सर हमको समझ में आ गया, अगर जितने शेयर इशू करना चाहती है उतनी एप्लीकेशन आ जाए तो डायरेक्ट एंट्री करनी है, जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे अधिक एप्लीकेशन आ जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पहले प्रो रेटा टेबल बनेगी, फिर जनरल एंट्री होगी। अगर जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन आ जाए तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन इस केस में करना क्या है, क्या डायरेक्ट जनरल एंट्री करेंगे, प्रो रेटा टेबल बनेगी, नो। यहां पर चेक होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल, जो कि सेबी ने बनाया है। सेबी चाहती है कि जितने आप कितने शेयर इशू करना चाहते हैं सर, 1 लाख शेयर। अच्छा, 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं जी, एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 1 करोड़। तो आपकी चाहत है, आपकी जरूरत है, आप जो पैसे चाहिए ना वो आपको कितने चाहिए, 1 करोड़, किसी एक रिक्वायरमेंट के लिए, किसी एक जरूरत के लिए। वो 1 करोड़ आप बिजनेस में लगाओगे किसी एक जगह पे, हो सकता है उसके लिए कोई बड़ा प्लांट खरीद रहे हो या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, 1 करोड़ की जरूरत है, तभी आप इतने शेयर इशू कर रहे हैं। अभी मान लेते हैं एप्लीकेशन आ गई इसकी आधी, जिसकी वजह से आपको मिल रहे हैं 50 लाख रुपए, तो क्या 50 लाख में वो 1 करोड़ वाली जरूरत पूरी हो पाएगी आपकी, नहीं, तो फिर आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, थोड़े बहुत कम आ गए तो यहां पर रूल आता है फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। किसका रूल आता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल ये बोलता है कि कम से कम 90% ऑफ जितने आप शेयर इशू करना चाहते हैं, इनविटेशन भेजा है आपने, उसके 90% के बराबर एप्लीकेशन आनी जरूरी है। मतलब इतने शेयर बिकने बहुत जरूरी है। मतलब जैसे यहां पर 1 लाख का 90% कितना हो गया, 90,000। तो कम से कम 90,000 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, लोग आने चाहिए। अगर 90,000 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, यस, तो आप शेयर इशू कर सकते हो। अगर 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आती है, लोग खरीदने नहीं आते हैं, एक शेयर भी कम पड़ गया, तो यहां पर आप शेयर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। तो सेबी ने एक रूल बना दिया। किसने बनाया? सेबी ने, है ना। सेबी कौन है? सेबी भैया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का बादशाह है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ठीक। तो हमने क्या समझा? यहां हमने समझा इस पूरे चार्ट के अंदर कि जितनी एप्लीकेशन, जितने हम शेयर इशू करना चाहते हैं उतनी एप्लीकेशन आ जाए तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे, जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा आ जाए तो प्रोल्टा टेबल बन के फिर डायरेक्ट जनरल एंट्री होगी, और अगर जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे कम एप्लीकेशन आ जाए तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। 90% वाला रूल चेक करना पड़ेगा, अगर वो रूल सेटिस्फाइड हो जाता है तो शेयर इशू करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे डायरेक्ट, और नहीं तो फिर शेयर इशू नहीं कर सकते तो जनरल एंट्री कहाँ से करेंगे। ओके, आजकल जो है वो निकलते हैं आईपीओ। आजकल तो आईपीओ निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सीधा का सीधा जो है बुक बिल्डिंग के हिसाब से, लॉट्स के हिसाब से अप्लाई कर देते हैं। पूरा का पूरा पैसा जो है एक साथ देना पड़ता है। मतलब 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे, और लॉट में शेयर मिलते हैं, 15-20 का लॉट आता है, और कम से कम एक लॉट 15,000 रुपए का होता है आज के टाइम में, और आप एक से अधिक से लॉट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। ये मैं सब कुछ क्या बोल रहा हूँ, जो बंदे आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जिनको आईपीओ के बारे में जानकारी है ना, वो समझते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे इस चैप्टर में उसका इतना रोल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आजकल जो है पूरा का पूरा पैसा एक साथ कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन हमारे जो चैप्टर्स है उसके अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसका, शेयर इशू करने का जो प्रोसेस है वो बताता हूं। प्रोसेस ऑफ शेयर इशू, वैसे तो प्रोसेस में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है, बट मैं मोटा मोटी बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इशू होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद में कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। अब शेयर जो इशू करती है उसमें वो हम सारी चीजें देख लेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, या फिर नॉर्मली शेयर इशू हो गए। वो सब देखने के बाद में जब कंपनी को लगता है कि हाँ भाई शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो कंपनी क्या करती है, जो जैसे एक शेयर है 100 रुपए का, 100 रुपीज, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा मंगाती है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर अब एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाती है, मान लेते हैं अभी कंपनी ने 25 रुपए मंगा लिए एप्लीकेशन पर। उसके 1 महीने के बाद अंदर अंदर जो है कंपनी फिर क्या मंगाती है, अलॉटमेंट मनी। अब सर अलॉटमेंट मनी कितनी मंगाती है, अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अलॉटमेंट मान लेते हैं मंगा लिए 40 रुपए। अब ये 25 और 40 कितने हो गए, ये हो गए 45 कर लेते हैं ना, ताकि राउंड फिगर हो जाएगा। 45 यहां मंगा लिए, ठीक है। अब बाकी का पैसा कंपनी मंगा लेती है कॉल्स पर। अब कितना होगा कॉल्स पर, देख लो आप, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये हो गया 5 और 5 10, और 4 5 6 7 से 30 रुपए, ठीक है, हाँ 30 रुपए। तो ये 30 रुपीज क्या हो गए कॉल्स पर। तो कंपनी जो है इसका मतलब पैसा जो है किस्तों में मंगाती है, एक साथ नहीं मंगाती है, थोड़ा थोड़ा करके मंगाती है। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब कंपनी जो एप्लीकेशन है, इसका मतलब समझना है। एप्लीकेशन का मतलब जिस बंदे को शेयर खरीदना है वो एक शेयर पर 25 रुपए जमा करा दे। अब किसी ने 10 शेयर खरीदे तो 250 रुपए जमा कराएगा, है ना। किसी ने 1000 शेयर खरीदे तो 2500 रुपए जमा कराएगा। तो एक शेयर है 100 रुपए का, लेकिन आप अगर शेयर खरीदना चाहते हो तो 25 रुपए एप्लीकेशन के साथ में जमा करा दो। कंपनी एप्लीकेशन चेक करेगी और उसको लगेगा नहीं भाई भैया जो है इसके प्रूफ वगैरह सब सही है, बंदा सही है और इसको शेयर इशू करने चाहिए। तो कंपनी क्या बोलती है, फिर भैया ऐसा करो सेकंड किस्त लाओ, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा लाओ 45 रुपए। 25 आपने दे दिए थे, 45 और दे दो, तो आपके हो जाएंगे 70, है ना। कितने हो जाएंगे, 70 रुपए। तो 70 रुपए हो जाएंगे। तो अब जो बंदा अलॉटमेंट भी पे कर देगा, करेगा जिसने एप्लीकेशन पे की, वो अलॉटमेंट भी पे करेगा। तो फिर कंपनी अलॉटमेंट मनी आने के बाद में क्या कर देती है, शेयर इशू कर देती है। ये लो भाई शेयर, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, मतलब बांटना, शेयर दे देना। और उसके बाद में कंपनी बाद में मंगा लेती है कॉल, कितनी 30 रुपए, और इस तरीके से कंपनी 100 रुपए पूरे मंगाती है। कोई बोले सर एप्लीकेशन पे ही 100 मंगा लिए, तो हाँ मंगा सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रीमियम का, अधिकतर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम का जो मामला है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, और अगर क्वेश्चन ने खुद बोल दिया है तो फिर वो कहीं भी हो सकता है। प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल किसी के साथ भी मंगाया जा सकता है। ओके, आइए अब हम कुछ जनरल एंट्रीज करते हैं। देखिए मैं आपको जनरल एंट्री सिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर वैसे पुराने टाइम में तो डिस्काउंट वाला मामला होता था, अब तो है नहीं। तो ये है आपका चार्ट नंबर आ गया 3rd,
चार्ट नंबर 3 इशू ऑफ शेयर का। और ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, जर्नल एंट्रीज। क्या बता रहा हूं, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री के अंदर देखिए आप, दो तरीके की जर्नल एंट्री हो सकती है, दो तरह की। या एक तो हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार, अगर शेयर इशू किस पे करें, एट पार। और सेकंड नंबर अगर हम शेयर इशू करें ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं, उससे मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और वो शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू करना चाहती है कितने, 10,000 शेयर्स एट द रेट। अब शेयर्स कौन कौन से होते हैं, अब आपको बचपन में पता होगा, दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, वो तो पता ही होगा। नहीं होगा तो मैं किसी थ्योरी पार्ट में उसको कवर कर लूंगा, है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो दो तरह के शेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर बोल सकते हैं आप इसको, वैसे ये सबको ही पता होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, दो तरह के शेयर होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, हाँ, अब इन दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या होता है वो हम किसी एक लेक्चर के अंदर ले लेंगे। बस दो तरह के शेयर होते हैं, ध्यान रखना। तो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, इक्विटी शेयर कर रही है, और अधिकतर इक्विटी शेयर ही इशू किए जाते हैं। इंडिया में प्रेफरेंस शेयर तो वैसे भी इशू करना अलाउ है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो आ ही सकता है। तो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर है एट द रेट 100 रुपीज ईच। ठीक है, कंपनी जो है एप्लीकेशन पे मंगा रही है, मान लेते हैं वही मांगा 25 वाला, 25, अलॉटमेंट पे 45, और फर्स्ट कॉल पे अभी जो मैंने लिया था वही हो गया आपके 30। तो टोटल कितने हो गए आपके 100 रुपीज़। मान लेते हैं 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी और 10,000 ही एप्लीकेशन आ गई, तो डायरेक्ट जनरल एंट्री करेंगे, है ना। क्वेश्चन में मान लेते हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती थी 10,000, और एप्लीकेशन भी कितनी आ गई, 10,000 शेयर इशू करना चाहती, 10,000 ही एप्लीकेशन आ गई, तो क्या होगी, डायरेक्ट जनरल एंट्री। तो पहले ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, तो आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसमें सब जनरल एंट्री कैसे होगी बेटा, जनरल एंट्री जो होगी हमेशा याद रखना जनरल के फॉर्मेट में होगी। जनरल एंट्री कैसे होगी, हमेशा जनरल के फॉर्मेट में होगी। विदाउट जनरल के फॉर्मेट के आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप। इसलिए मैं एक अलग पेज ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर जनरल एंट्री के लिए मैं अलग ही पेज ले लेता हूं। विदाउट जनरल के फॉर्मेट के बिना जनरल एंट्री कभी मत करना, ओके। ये शेयर इसमें इशू हो रहा है, शेयर इशूड एट पार वाला करा रहा हूं पहले मैं, ठीक है, ओके, ठीक है सर, शेयर इशू एट पार वाला करा रहे हैं आप, ओके। यहां आ जाएगा जनरल का फॉर्मेट में डेट, यहां क्या आ जाएगा, डेट के बाद में पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा एलएफ, यहां पर आएगा डेबिट, यहां आएगा क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री डेट नहीं दे रखी है तो नंबर 1 डाल दो। फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की। एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ रहे हैं, 25 रुपए। 25 रुपए एक शेयर पे आ रहे हैं, 25 रुपए एक शेयर पे आ रहे हैं। कितने शेयर पर, एक शेयर पर। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000, तो 10,000 इंटू 25, यस। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 35, 25 सॉरी 25 10,000 शेयर, और एक शेयर पे कितने रुपए एप्लीकेशन है, 25 रुपए, यस। तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो कितने आ गए, 2,50,000 रुपए आ गए। ये जो 2,50,000 रुपए आए हैं, ये कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी, हाँ। तो एक लाइबिलिटी जनरेट कर देंगे। और आपको एसेट लाइबिलिटी वाला रूल तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बेटा बहुत तकलीफ होने वाली है, उसके बिना आपको जनरल एंट्री कभी समझ में नहीं आएगी। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने सिखाया था, एसेट हमेशा डेबिट होती है, एसेट अगर बढ़े तो डेबिट करो, एसेट अगर कम हो तो क्या करो, क्रेडिट। लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करो। अगर नहीं पता है, इसको मॉडर्न रूल बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे आपको अकाउंटिंग में बहुत ईजी होता है अधिकतर जनरल एंट्रीज के अंदर और कॉन्सेप्ट समझने के अंदर। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, है ना। चलिए, तो वही मैं यहाँ पर बोला कि जो ये पैसे आ रहे हैं ये कंपनी के थोड़ी है, ये तो ऑनर्स के हैं, तो ये कंपनी के लिए कैपिटल है, और कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब आती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एक तरह की लायबिलिटी मैं जनरेट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। किस नाम से, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन नाम से। एक तरह की लायबिलिटी मैंने जनरेट कर दी, कितने की, 2,50,000, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, पैसा आया है ना,
बैंक एक एसेट है और एसेट बढ़ती है तो क्या करें, डेबिट, अभी बताया मैंने। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और फिर यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो है ऐसे बंद कर देंगे। ओके, सेकंड एंट्री बेटा एप्लीकेशन की होगी। इसका मतलब सर एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी। यस, एप्लीकेशन की भी 2 होगी, अलॉटमेंट की भी 2 होगी और कॉल की भी 2 होगी, तो टोटल 6 एंट्री हो जाएगी यहां पर। ओके, तो एप्लीकेशन की एंट्री सर सेकंड में क्या करेंगे, सर ये जो लायबिलिटी है ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वाली, हाँ इसको खत्म कर दो। क्योंकि वास्तव में जो पैसा दे रहे हैं वो कौन है, शेयर होल्डर, वो कौन है, ऑनर। तो वो पैसा क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो ये आपने गलत लायबिलिटी बना दी, आप क्या करो, इसको खत्म करो। तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट और कम करना हो तो डेबिट। तो इस लायबिलिटी को मैं कर दूंगा डेबिट, तो यहां कर दूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो सर नई लायबिलिटी कौन सी है, कैपिटल, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसकी जब नरेशन लिखूंगा ना तो ये आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्या आप बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल यही बात कर रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, एप्लीकेशन की जो मनी थी, हाँ उसको ट्रांसफर कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। बिल्कुल ऐसी कोई लायबिलिटी एप्लीकेशन वाली लायबिलिटी थोड़ी होती है, मेन लायबिलिटी तो ये है। तो सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ ऐसा कर सकते हैं, तब जब सारा पैसा एप्लीकेशन पे हो, 100 के 100 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो। बट हम यहाँ पर 100 के 100 रुपीज एप्लीकेशन पे नहीं मंगा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सा एप्लीकेशन का है, कौन सा अलॉटमेंट का, कौन सा कॉल्स का है। इसलिए यहाँ पर ये लायबिलिटी जनरेट करने की जरूरत होती है, अगली एंट्री में उसको खत्म कर देते हैं। इसके अलावा बैंक वाली एंट्री यहां पर पहले इसलिए हुई, बैंक वाली एंट्री यहां पर पहले इसलिए हुई क्योंकि पहले पैसा आया, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कंपनी ने क्या इशू किया, प्रोस्पेक्टस, लोगों को बताया कि शेयर इशू कर रही है कंपनी, और फिर लोग अप्लाई करेंगे तो पहले पैसा आएगा, फिर वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। लेकिन अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री पहले नहीं होगी, अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री पहले नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री पहले नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब पहले पैसा नहीं आएगा, पहले कंपनी डिमांड करेगी, ड्यू करेगी, पहले पैसा मांगेगी। एप्लीकेशन पे मांगा नहीं, लोगों ने जमा कराया तो बैंक में पहला पैसा आया, अब एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब लोग नेक्स्ट सेकंड अलॉटमेंट वाली किस्त कब जमा कराएंगे, जब कंपनी डिमांड करेगी। तो इसलिए पहले ड्यू की एंट्री होगी। सर ड्यू की एंट्री पहले कौन सी होगी, और अलॉटमेंट है कितना, अलॉटमेंट है 45, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45। ड्यू की एंट्री कौन सी है, ये वाली जो एंट्री है, ये पैसा रिसीव करने की है और ये पैसा ड्यू करने की है, तो ये वाली एंट्री पहले होगी। सर इसमें क्या होगा, इसमें देखो थर्ड नंबर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह लिख देंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक एसेट जनरेट कर दिया हमने, ठीक है, और कैपिटल में पैसा ड्यू कर देंगे, तो यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा आएगा ना तो कैपिटल में चला जाएगा, क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये वाली ड्यू वाली है, ट्रांसफर वाली है ना, ये ड्यू वाली है, ऐसी कैसी कर दी, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ गया। तो कितना रुपया आएगा यहाँ पर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे 45, तो ये आएगा 4,50,000 रुपए। सही है ना 4,50,000 रुपए, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ। इसके अलावा अब यहां पर नरेशन क्या लिख देंगे, हम यहां लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू, इतना लिखेंगे, चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा यार। चलो हम करते हैं लाइन। सर फिर किसकी होगी, ड्यू की पहले कर दिया आपने, तो फिर अब पहले मांगा पैसा है ना, तो अब पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री नंबर 4, ये दोनों अलॉटमेंट की एंट्री है, वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये फालतू की जो एसेट जनरेट करिए इसको क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 4,50,000। अब यहां क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यस। अब देखना यहां पर जी हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, बहुत सिंपल हुआ। यहां पर बैंक वाली एंट्री बाद में करी है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखा है, ये जो ड्यू वाली एंट्री ये पहले कर दी है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखा है, ओके जी। नेक्स्ट फिर है कॉल। सर कॉल में भी क्या होगा, पहले बैंक वाली होगी या ड्यू वाली, पहले ड्यू वाली होगी, क्योंकि कॉल का पैसा जब कंपनी मांगेगी तभी तो लोग जमा कराएंगे, ओके। तो यहां पर पहले ये वाली एंट्री हो जाएगी ड्यू वाली, और ड्यू वाली क्या होगी, जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था तो उसकी जगह आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं,
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये फाइनल कॉल है 2, ठीक है, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10,000 शेयर से, और एक शेयर पे कितने रुपए मंगा रहे हैं कॉल्स में 30 रुपए, तो ये हो जाएगा आपके 30 लाख, 3 लाख। और यहां हम क्या लिख देंगे, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी क्या हो गई बेटा, ड्यू हो गई। ओके सर, एक एंट्री और है ना सर, हाँ बिल्कुल है। कौन सी एंट्री है, वो है बैंक वाली, क्योंकि जब हम कॉल मांगेंगे जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, कॉल मनी जमा कराएंगे, तो उसमें एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये वाली एंट्री आपस में काटनी होती है ना, और बाद में एंट्री बचती है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड, और ये हो गई हमारी एट पार की एंट्री। सर अब एक चीज समझना, सर एट पार वाला तो हमको समझ में आ गया, सर प्रीमियम वाला, तो बेटा प्रीमियम के लिए मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं, प्रीमियम में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री जो है एप्लीकेशन वाली, फर्स्ट और सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी, कल मैं इसका प्रीमियम का क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन एक बार समझो, एप्लीकेशन में कितनी एंट्री होती है 2, तो एप्लीकेशन वाली एंट्री तो सेम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसकी एंट्री होती है, अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की एंट्री कौन सी होगी, 3rd नंबर और 4th नंबर, है ना। यहां पर एंट्री नंबर 3rd के अंदर थोड़ा चेंज हो जाता है, एंट्री नंबर 3rd क्या होती थी वैसे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होती थी, ये होती थी 3rd नंबर एंट्री। अब यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, क्योंकि 100 रुपए का शेयर हम कितने में इशू कर रहे होते हैं, 100 रुपए का शेयर हम इशू कर रहे हैं, मान लेते हैं 110 में, तो 10 रुपए का हमारा फायदा है, और फायदा एज पर नॉमिनल रूल, एज पर नॉमिनल रूल फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद 4th एंट्री सर 4 सेम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री कॉल्स की एंट्री नंबर 5th और 6th, तो वो भी सेम होगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समझ में जो आएगा ना वो बड़ा टॉप क्लास का आएगा, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के क्वालिटी लेक्चर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।